brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। सबसे पहले तो आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिदम है उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि आप लोग मेरी स्टोरी काफ़ी लाइक कर रहे हैं और जिस तरह के कमेंट्स आप लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से आप हौसला अफजाई करते हैं, उससे तो खैर ये पहले ही एक प्रूवन फैक्ट है कि आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक और बात मैं आप सबको बताने वाला हूँ, वो ये कि शायद इसी प्यार के सदके मेरी ये जो पेशकश है जिस प्रोग्राम को लेकर मैं आता हूँ, शायद इसकी टाइमिंग भी आने वाले दिनों में चेंज हो, तो आप लोगों को वो पता चलेगा। टाइमिंग जो भी हो, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का प्यार यूँ ही मिलता रहे, बल्कि और ज़्यादा मिले, बढ़कर मिले। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी काफ़ी पुरानी है, साल 2011 की, और जगह है महाराष्ट्र का कल्याण शहर। तो इसी कल्याण शहर में एक लोकेलिटी है जिसे कहते हैं कोसलेवाड़ी। तो इस कोसलेवाड़ी इलाके में एक फ्लैट में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में जो घर का मुखिया था वो था मनीष। वो कंप्यूटर इंजीनियर था और मनीष की बीवी संगीता भी साथ में रहती थी। इन्हें 1.5 साल का एक छोटा प्यारा सा बच्चा था श्रेयस, और 9 साल की एक गुड़िया थी जिसका नाम था या नाम है, जो भी कह लें आप, श्वेता। और संगीता की बुजुर्ग माँ यानी मनीष की सास उषा भी यहाँ रहती थी। उषा जी का पूरा नाम है उषा लंदागे। तो कुल मिलाकर मनीष और उसका पूरा परिवार इस फ्लैट में रहा करता था। और जैसा कि आप जानते हैं, इतने छोटे छोटे प्यारे बच्चे जब किसी घर में होते हैं और अगर घर आसपास बने हुए हों, फ्लैट के दरवाजे आमने सामने खुलते हों, तो उन बच्चों से सिर्फ अपने घर वालों को नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी बहुत प्यार हो जाता है। तो ये मनीष और उनके परिवार के जो बच्चे थे, उन बच्चों की बदौलत मनीष के पूरे परिवार के साथ आसपास के सारे लोगों की बहुत अच्छी बनती थी और सब बहुत हिल मिलकर एक दूसरे के साथ रहते थे। 15 जुलाई 2011 को मनीष रोज की तरह अपने काम पर गए, ड्यूटी। और इस बीच एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो मनीष की पत्नी संगीता को मिल रही थी और संगीता को उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक इंटरव्यू अटेंड करना था, एक इंटरव्यू देना था। तो संगीता भी घर से बाहर गई हुई थी। घर में 3 लोग थे, 2 छोटे छोटे बच्चे और उनकी बुजुर्ग नानी माँ। तो जो 9 साल की बेटी है श्वेता, वो घर से निकली पड़ोस में ही, मोहल्ले में ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। और ये जो बुजुर्ग नानी माँ है, उन्होंने कुछ देर के लिए 1.5 साल के छोटे नाती को, उसे दोहता भी कहते हैं, अपने घर में छोड़ा और चली गई कॉरिडोर में पानी भरने के लिए। वहाँ कुछ ऐसा ही सिस्टम था कि पानी भरने के लिए उनको अपने फ्लैट से बाहर कॉरिडोर तक जाना पड़ता था। तो ये भी पानी कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए वहाँ गई थी। और इससे पहले कि वो वहाँ से लौटकर वापस आती, तब तक वो जो छोटी सी बच्ची है श्वेता, वो किसी वजह से, चाहे पानी पीने की बात हो या जो वजह हो, वो खेलते खेलते अपने घर वापस लौट आई। और जब घर वापस आई तो उसने देखा कि उसका जो छोटा भाई है 1.5 साल का बेबी, वो घर में नहीं है और नानी जो है वो पानी भरने के लिए कॉरिडोर तक गई हुई है। तो वो काफ़ी परेशान हो गई। उसने आसपास अपने छोटे से भाई को ढूंढा काफ़ी, लेकिन जब वो नहीं मिला तो फिर वो दौड़ती हुई अपनी नानी के पास गई और नानी को जाकर बताई कि भाई तो घर में नहीं है और पता नहीं कहाँ चला गया। अब इतना छोटा सा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जो रेंग कर चलता हो, वो कहीं भाग तो सकता नहीं, अपने आप कम से कम नहीं भाग सकता। कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? नानी की तो जान निकल गई डर के मारे, और उसकी जो बच्चे की बहन है श्वेता, छोटी सी, वो भी रोने लगी बुरी तरह से। आस पड़ोस के लोगों को इन्होंने बताया कि छोटा सा बच्चा जो है वो गायब हो गया, मिल नहीं रहा। तो सामने, इनके मकान के ठीक सामने शिंदे परिवार के लोग रहते थे, और ये जो शिंदे परिवार है, ये सारे लोग इन बच्चों से बहुत प्यार करते थे। प्यार करने की वजह मैंने आपको बताई कि बच्चे जो बहुत दिल के साफ़ होते हैं,
प्यारे होते हैं तो वो आसपास के घरों में भी चले जाते हैं। कोई जिसे कहते हैं ना, बगैर लाग लपेट के ज़िंदगी जीते हैं। बच्चों की दुनिया अलग है। खैर, तो ये छोटा सा बेबी भी रेंगता हुआ शिंदे परिवार के पास अक्सर चला जाया करता था, स्क्रॉल करता हुआ। तो शिंदे परिवार के लोग भी इनसे काफ़ी प्यार करते थे और जब उनको पता चला कि बच्चा गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो वो भी बहुत परेशान हुए। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। इस बीच शिंदे परिवार की जो बेटी है उसका नाम है नंदिनी। तो नंदिनी जो पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर थी, नंदिनी ने भी इस छोटे से बच्चे को ढूंढना शुरू किया। ऑब्वियसली आसपास जिसे भी पता चलेगा सारे लोग ढूंढेंगे, तो कुल मिलाकर शिंदे परिवार के लोग भी ढूंढ रहे थे। खुद ये जो दो लोग थे, बड़ी बहन श्वेता और नानी जिनका नाम है उषा, वो भी ढूंढ रही थी। और ढूंढते ढूंढते जब उनको नहीं मिला तो वो घबराए हुए जो है उन्होंने तय किया कि वो इन बच्चों के पेरेंट को यानी मनीष को और संगीता को इसके बारे में फ़ौरन जानकारी देंगे। तो सामने जो मकान में शिंदे परिवार रहता है, उनकी बेटी नंदिनी, उसने खुद अपने मोबाइल से फ़ोन किया संगीता को और संगीता को ये बताया कि उनका बेटा जो है वो कहीं खो गया है और मिल नहीं रहा है, काफ़ी लोग ढूंढ रहे हैं, काफ़ी परेशान है, प्लीज़ आप चले आइए। अब सोचिए, वो माँ जो बाहर कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई होगी, उसे जब ये पता चले कि उसका 1.5 साल का बच्चा घर से गायब हो गया, तो उसकी हालत क्या हुई होगी। वो वहाँ से बिल्कुल बदहवास दौड़ती भागती हुई, जो भी गाड़ी मिला, जैसे भी मिला, वो फ़ौरन वापस अपने घर आई, वही कोसलेवाड़ी एरिया में। और मनीष यानी अपने पति को भी उसने इन्फॉर्म किया। मनीष भी फ़ौरन घर चला आया और ये सारे लोग मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लगे। अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। कई घंटे गुजर गए और वो बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो तुरंत जो है वो पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, अपने आप कहीं जा नहीं सकता, ज़रूर कोई किसी ने किडनैप कर लिया होगा, बदनीयती से उसे चुरा लिया होगा। तो वो फ़ौरन पुलिस के पास गए। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझा, छोटा सा बच्चा। लेकिन रिपोर्ट लिखने के बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस के लिए चैलेंजिंग मामला था। चैलेंजिंग मामला इसलिए था कि उस समय सीसीटीवी का इतना चलन तो नहीं था। 2011 की बात है, था ज़रूर, लेकिन इतना रेडिली और इजीली अवेलेबल सीसीटीवी कैमरेज नहीं थे, इतना लगा हुआ नहीं था। तो खैर, इस लोकेलिटी में भी जो है वो सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो ऐसे में पुलिस को इस मामले की तफ्तीश जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के भरोसे ही आगे बढ़ानी थी। और पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी आसपास के लोगों से पूछताछ करना, अपने मुखबिरों को एक्टिव कर देना और ये पता करना कि एक छोटे से बच्चे को किसी ने चुरा लिया है, कौन हो सकता है, किधर ले गया हो सकता है। पुलिस जो है ये सब कुछ अभी पता लगाने में लगी रही। तो अभी इस पूरे मामले में 2 दिन भी नहीं गुजरे थे, लेकिन पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो पुलिस लगातार ढूंढ रही थी और कोई लीड इस मामले में पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। इस बीच जब अलग अलग लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो सामने मकान में रहने वाली नंदिनी जो लड़की थी, नंदिनी शिंदे, उसने पुलिस को ये बताया कि उसे कुछ तांत्रिकों पर शक है। एक तांत्रिक जो है 2-4 दिन पहले यहाँ आया था और उसने उस तांत्रिक को देखा था। ये बात नंदिनी ने बताई। पुलिस ने पूछा कि अच्छा, उस तांत्रिक को आपने पहले भी कभी देखा इस इलाके में? तो उसने कहा हाँ, तकरीबन 6 महीने पहले वो तांत्रिक इस इलाके में घूम टहल रहा था और तब भी मेरी नज़र उस पर पड़ी थी और अब 2 दिन पहले भी मैंने उसको देखा था। आज तो मैंने उसे नहीं देखा, मतलब जिस दिन ये बच्चा गायब हुआ, लेकिन उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तांत्रिक ले गया हो। तो ये बात सुनते ही पुलिस का माथा ठनका। ये पूरे मामले में अब तक की पहली लीड या पहला सुराग था। पुलिस को लगा कि हो सकता है तांत्रिक ही ले गया हो, क्योंकि कई इस तरह के हादसे जो है हमने पहले देखे हैं जिसमें तांत्रिक और इस तरह के अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस करने वाले लोग, हालांकि तंत्र साधना अपने आप में एक पूजा की विधि है जिसका सकारात्मक उपयोग करना जो है उसके लिए ही उसको जाना जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि तंत्र मंत्र के नाम पर ये जो डपोर शंखी लोग हैं और जिन्हें हम कहते हैं ना फर्जी बाबा, ये लोग जो है वो लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और कई बार हमने देखा है नरबली जैसी घटनाएं भी हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, तंत्र मंत्र के नाम पर लूटपाट और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो खैर, इस मामले में एक तांत्रिक की बात अब सामने आ चुकी थी और पुलिस जो है इस तांत्रिक के बारे में पता लगाने में लगी थी। पुलिस ने पूरी जान झोंक दी।
फिर से मुखबिरों से पूछताछ की, आसपास के और लोगों से पूछताछ की। नंदिनी के अलावा किसी और ने भी तो उस तांत्रिक को देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि नंदिनी ने अकेले देखा हो। तो वहाँ आसपास, फ्लैट के आसपास जो दुकान वाले हैं उनसे भी पूछताछ की। मगर आपको जानकर हैरानी होगी, और पुलिस भी हैरान हुई, कि कोई भी उस इलाके में किसी तांत्रिक को देखने की बात नहीं कर रहा था। और उन्होंने कहा, आज तो क्या, पिछले 6 महीने में कभी कोई तांत्रिक या ऐसे अजीबोगरीब वेशभूषा वाले किसी इंसान को उन्होंने यहाँ नहीं देखा है। ये बात जब पुलिस ने रियलाइज़ किया कि कोई भी आदमी तांत्रिक देखने की बात से मना कर रहा है, तो पुलिस को फिर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिनी ही इस तरह की कोई झूठी कहानी पुलिस के सामने रख रही हो, ताकि पुलिस की तफ्तीश जो है वो भटक जाए। और अगर ऐसा है तो नंदिनी ऐसा क्यों करेगी, ऐसा पुलिस को लगने लगा। कुल मिलाकर अब पुलिस का शक जो है वो नंदिनी पर जाकर टिकने लगा था। लेकिन पुलिस के पास कोई आधार नहीं था कि वो नंदिनी से पूछताछ भी करती और कोई ऐसी बात उससे पूछती कि भाई हमें तुम पर शक है। तो जाहिर है पुलिस अभी इस मामले को वेरीफाई कर रही थी, और पुलिस दिमाग लगा रही थी कि कहीं नंदिनी ने जानबूझकर मामले को डिरेल करने के लिए, तफ्तीश को डिरेल करने के लिए तो ये सब नहीं किया, ऐसा पुलिस सोच रही थी। इस बीच पुलिस को नंदिनी के बारे में एक बात पता चली। पुलिस को ये पता चला कि उस घटना के 2 दिन बाद, जब ये बच्चा गायब हुआ था, उसके ठीक 2 दिन बाद नंदिनी अपने घर से एक बड़ा सा बैग लिए हुए कहीं जाती हुई लोगों को दिखी थी। अब ये भी अपने आप में एक शक पैदा करने वाला और डराने वाली बात थी कि भाई उस बड़े बैग में क्या था। एक तो नंदिनी पर पुलिस को पहले ही शक हो रहा था, दूसरा पुलिस को यह भी जानकारी मिल गई कि नंदिनी बड़ा सा बैग लेकर घर से निकली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बैग में ही नंदिनी ने बच्चे को रखा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो गई हो, मिसहैपनिंग हो गई हो, नंदिनी उसे लेकर जा रही हो। पुलिस को अब नंदिनी पर और ज़्यादा डाउट होने लगा। पुलिस ने अब यह तय किया कि वो नंदिनी को पूछेगी, उसका वर्बल एनकाउंटर करेगी, छोड़ेगी नहीं इस मामले को। फिर पुलिस ने नंदिनी को पूछताछ के लिए बुलाया और उससे साफ साफ पूछा कि ये बताओ, तुम आज जो एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकली थी, उस बैग में क्या था और तुम कहाँ गई थी। पुलिस को लगा कि अब नंदिनी लड़खड़ा जाएगी और जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन नंदिनी ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि अरे आप तो अजीब सवाल कर रहे हैं, उस बड़े से बैग में कपड़े थे और वो मेरी एक दोस्त के कपड़े थे, मैंने उसको जाकर दिया है, आप अगर चाहें तो मेरी दोस्त से बात कर सकते हैं। पुलिस वालों को लगा कि अरे ये तो बहुत झटका हो गया, मतलब मामले में पुलिस को कुछ लग रहा था लेकिन मामला कुछ और था। पुलिस ने कहा ठीक है, दोस्त से बात कराओ। नंदिनी के उस दोस्त से मोबाइल पर पुलिस ने बातचीत की, फ़ोन पर बातचीत की, और उसके बाद वो जो दोस्त थी उससे पुलिस ने आमने सामने फिजिकली भी उससे पूछताछ की, और उसने ये इंश्योर किया, बताया कि हाँ वो बैग नंदिनी ने उसे दिया था और उसके पास वो बैग मौजूद है। तो कुल मिलाकर पुलिस ने ये वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने पर उसके दिमाग में जो चल रहा था एक शक वाली बात, वो शक वाली बात बिल्कुल झूठी निकली, और पुलिस को नंदिनी को इस तरह से पूछने के लिए शर्मिंदा भी होना पड़ा। जाहिर है कोई भी आदमी जो मान लीजिए क्रिमिनल ना हो, जब आप उस पर शक करते हैं या उससे कुछ इस तरह के सवाल जवाब करते हैं और वो बात जब गलत निकलती है, तो वो आदमी पुलिस पर ओवर पावर करने की कोशिश तो करता है, ये दुनिया का दस्तूर है। तो नंदिनी भी जो है वो पुलिस वालों को कह रही थी अब कि अरे आप कैसे लोग हैं, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मतलब और कोई आदमी नहीं मिला। तो कुल मिलाकर पुलिस वालों को जवाब देते नहीं बन रहा था। पुलिस बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि इस मामले की तफ्तीश भी आगे नहीं बढ़ रही थी। जिस पर शक कर रहे थे वो शक गलत निकल रहा था। इस बीच 48 घंटे गुजर गए, यानी 2 दिन का वक्त गुजर गया, और एक बहुत बुरी खबर सामने आई। वो बुरी खबर थी इस छोटे से बच्चे के मौत की। श्रेयस 1.5 साल का छोटा सा बच्चा, उसकी लाश कल्याण में एक डीजल कार शेड नाम की एक जगह है, और ये जगह आम तौर पर, जबकि मैं बात बता रहा हूँ, उस समय जो है बहुत आबाद नहीं थी, और कुछ ऐसा डेजर्टेड एरिया यहाँ पर था जहाँ लोगों की आमद कम थी, आना जाना कम था। तो वहाँ पर श्रेयस की लाश जो है वो पड़ी हुई थी। किसी ने इस बच्चे की लाश देखी और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वाले भी फ़ौरन दौड़ते भागते पहुँचे और उन्होंने देखा कि वाकई ये तो उसी बच्चे की लाश है। पुलिस की तफ्तीश को बहुत झटका लगा, क्योंकि कामयाबी तब होती, और जिसे कहते हैं ना कि इस मामले की तफ्तीश का असली मज़ा मैं कहूँगा पुलिस वालों को तब आता, मज़ा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, अगर ये लड़का जीवित पुलिस बरामद करने में कामयाब हो जाती। लेकिन यहाँ इस मामले में बहुत ही दर्दनाक मोड़ आया।
बच्चे की मौत हो चुकी थी और बच्चे की लाश जिस तरह से एक सुनसान जगह पर पड़ी थी, उसे देखकर साफ था कि बच्चे की किसी ने हत्या की है। उस शव को बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और यह भी पता चला कि बच्चे की मौत की वजह स्ट्रैंगुलेशन है, यानी इस छोटे से बच्चे की, 1.5 साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या हुई है। बहुत ही दुखद, बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीर। माँ बाप को बताया गया। माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े की लाश देखी और उनकी हालत बिगड़ गई। उन्होंने पहचान तो लिया ही, लेकिन खुद को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मौके पर पुलिस को कई सारी चीज़ें पड़ी हुई मिली, जहाँ पर ये बॉडी बच्चे की पड़ी हुई थी और उन्हीं चीज़ों में एक पीले रंग का दुपट्टा भी था। तो पुलिस ने बाकी चीज़ों के साथ साथ वो पीले रंग का दुपट्टा भी रिकवर किया और उसे भी अपने पास रख लिया ताकि उससे जांच आगे बढ़ाई जा सके। अब पुलिस ने, जब घर वाले बच्चे की लाश देख रहे थे, उस समय पुलिस ने उनसे कहा कि हमारे पास कुछ और चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ों को देखकर आप बताइए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें किसकी है। दुपट्टा और कुछ और बिलोंगिंग्स पुलिस ने उस बच्चे के घर वालों को दिखाए, लेकिन बच्चे के घर वालों ने तब जो है उन चीज़ों को पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो नहीं पहचान पा रहे हैं ये सारी चीज़ें किन की है। आस पड़ोस के लोगों को भी दिखाया, आस पड़ोस के लोगों ने भी पहचानने से मना कर दिया। अब सवाल ये था कि वो दुपट्टा और बाकी चीज़ें किसकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल कोई दूर दराज का रहने वाला आदमी हो, लेकिन वो इस बच्चे को अगवा करके उसकी हत्या क्यों करेगा, ये सवाल भी पुलिस के मन में था। तो खैर, परिवार के लोग अब बच्चे की बॉडी लेकर गए और उसके अंतिम संस्कार में वो लग गए। ये सब कुछ करने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद, फिर से मनीष और उसकी पत्नी संगीता ने यह तय किया कि वो एक बार पुलिस के पास जाकर उन चीज़ों को एक बार फिर से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को देखकर पहचानने कि ये चीज़ें किसकी हो सकती है। आप ये भी समझ सकते हैं, जिन्होंने अपने छोटे से बच्चे की लाश अभी अभी देखी हो, उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी। उनको तो होश ही नहीं रहा होगा। तो पहली बार में वो इन चीज़ों को पहचान नहीं पाए थे। दोबारा फिर से थाने आए और थाने आकर उन्होंने वो सारे बिलोंगिंग्स देखे और देखने के बाद एक बहुत ही शॉकिंग बात कही। संगीता ने कहा, ये जो दुपट्टा है, ये दुपट्टा नंदिनी का ही है। अब पुलिस को फिर से लगा कि यार ये तो मामला वही हो गया, नंदिनी पर हम 2 बार शक कर चुके हैं। एक बार जब उसने तांत्रिक वाली बात बताई थी तब हमने शक किया था, और दूसरी बार हमने शक तब किया जब वो बड़ा सा बैग लेकर घर से निकली थी। अब तीसरी बार इस परिवार के लोग फिर से नंदिनी पर शक कर रहे हैं, कह रहे दुपट्टा उसी का है, लेकिन हम उससे पूछताछ कैसे करें। पुलिस वालों को भी पूछताछ करने के लिए अब हिम्मत जुटानी मुश्किल हो रही थी, लेकिन मामले को सुलझाना तो था ही। पुलिस ने बच्चे की माँ से, संगीता से ये पूछा कि अच्छा ये बताइए, आप कैसे कह रही हैं कि ये दुपट्टा नंदिनी का है, क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले आपने देखा था, तब आपने मना कर दिया। तो संगीता ने कहा कि तब वो अपने होशो हवास में नहीं थी। आप समझ सकते हैं, मेरे बच्चे की इस तरह से मौत हो गई है तो मैं बता नहीं पा रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं किस मेंटल स्टेट में हूँ, लेकिन अब मुझे ये अच्छी तरह याद है कि ये दुपट्टा नंदिनी का ही है। पुलिस ने कहा, आपने आखिरी बार नंदिनी को ये दुपट्टा पहने हुए, ओढ़े हुए कब देखा था? तो संगीता ने कहा, तकरीबन 6 महीने पहले। यानी ये वो दुपट्टा है जिसे नंदिनी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती थी। अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी और इस बात को अब वेरीफाई करना ज़रूरी था। पुलिस चूँकि शक नंदिनी पर कर ही रही थी, तो पुलिस ने तय किया कि अब वो थोड़ी और ऑफेंसिव तरीके से इस मामले की जांच करेगी। पुलिस की एक टीम फ़ौरन पहुंची शिंदे परिवार के घर, जो इस पीड़ित परिवार के ठीक सामने वाले फ्लैट में रहते थे। तो शिंदे परिवार के घर पुलिस ने दबिश दी, छापेमारी हो गई और छापेमारी में पुलिस को एक पायजामा उस घर से मिला और वो पायजामा जो है, उसमें जो डिज़ाइन या जो छीट जिसे कहते हैं ना, वो डिज़ाइन जो बनी हुई थी, वही डिज़ाइन उस दुपट्टे में भी था। कहने का मतलब ये कि उस पायजामे का पेयर करने वाला और उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला दुपट्टा मौका वारदात से रिकवर हुआ था, और जिसे नंदिनी का दुपट्टा होने की बात ये पीड़ित परिवार के लोग कह रहे थे। अब पुलिस को एक एविडेंस, कनेक्टिंग एविडेंस मिल गया था, जिससे ये बात पुख्ता होती थी कि शायद इस घटना के पीछे शिंदे परिवार या फिर नंदिनी का हाथ है, क्योंकि नंदिनी के पास से वो पायजामा बरामद हो गया था जिसका दुपट्टा मौके से मिला था। अब पुलिस ने नंदिनी को फिर से हिरासत में लिया और इस बार पुलिस ने उसके साथ सख्ती की, बहुत जोर देकर और सस्टेन्ड तरीके से जिसे कहते हैं, पुलिस ने उससे इंटरोगेट करना शुरू किया और आखिरकार नंदिनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, उसी ने
1.5 साल के छोटे से बच्चे जो पड़ोस में रहता था, श्रेयस, उसको अगवा किया था और अगवा करके उसकी हत्या कर दी थी। ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही अनबिलीवेबल टाइप की बात थी, क्योंकि ये वो परिवार था, शिंदे परिवार, जो उस छोटे से बच्चे पर अपनी जान छिड़कता था। उसी परिवार की बेटी ने ऐसा किया, क्यों किया? ये बहुत बड़ा सवाल था। ऐसी क्या दुश्मनी थी एक छोटे से बच्चे से? तो उसने जो कहानी बताई, जो दुश्मनी बताई, उस दुश्मनी पर भी यकीन करना आपको इस बात को सुनने के बाद मुश्किल होगा। उसने ये कहा कि वो खुद कामकाज के सिलसिले में देर तक घर से दूर रहती थी, अलग अलग वक्त पे घर आती थी, और ये जो छोटा सा बच्चा है श्रेयस, इसकी नानी, जिनका नाम उषा है, उषा लंदागे, वो जो है अक्सर नंदिनी को ताना मारा करती थी, अक्सर उस पर कमेंट किया करती थी और उसके घर वालों को कहती थी कि अब आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए, कब तक घर में बिठा कर रखिएगा। कई बार उषा ने कथित तौर पर नंदिनी के कैरेक्टर को लेकर भी सवाल उठाया कि अरे देर तक बाहर रहती है, पता नहीं किससे मिलती है, कौन से लड़के से दोस्ती है, कई लोग आते हैं, इस तरह की बातें। आमतौर पर कायदे से लोगों को, मेरा तो ये सुझाव है, कायदे से किसी की पर्सनल लाइफ में लोगों को इस तरह से कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। आप भला न कर सकते हैं तो कम से कम बुरा न कीजिए। अब ये जो बुजुर्ग महिला है, अपनी आदत से लाचार, वो नंदिनी के बारे में इस तरह का कमेंट किया करती थी और नंदिनी को ये बात बहुत नागवार गुजरती थी और वो उस बुजुर्ग महिला से, उषा से बहुत चिढ़ती थी। अब उषा अपनी छोटे से नाती पर जान छिड़कती थी, श्रेयस पर। तो नंदिनी को लगा कि अगर वो श्रेयस को मार दे तो फिर उषा को अच्छी सज़ा मिलेगी, उसे अच्छी तकलीफ होगी। और इसी खुंदक में, जेलसी में, नफरत में अंधी होकर नंदिनी ने उस छोटे से बच्चे को 11 तारीख, जो मैंने आप लोगों को बताया था, चुरा लिया उस बच्चे को, और बच्चे को चुरा कर ले गई और फिर स्ट्रैंगुलेट करके उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद बच्चे को ढूंढने का नाटक भी करती रही। लेकिन आखिरकार 2-3 बार पुलिस को नाकामी लगी, 2 बार रैदर मैं कहूँगा नाकामी लगी इस मामले में, लेकिन तीसरी बार जब पुलिस को एविडेंस मिला और पुलिस ने उस एविडेंस के साथ नंदिनी को वर्बली एनकाउंटर उसका किया, तो फिर नंदिनी को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा और इस मामले को पुलिस सुलझाने में कामयाब हो गई। तो यही थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। हमने इससे पहले ओडिशा की एक कहानी आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से डकैती के एक मामले में एक शौहर के सामने, एक पति के सामने उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई और पति लाचार बेबस देखता रहा क्योंकि उसे पेड़ से बांध दिया गया था। लेकिन बाद में जब उस कहानी का सच सामने आया तो पुलिस, जिस इलाके की ये घटना थी, वहाँ आसपास के रहने वाले लोग, खुद उस परिवार के लोग, सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि कहानी वो नहीं थी जो दुनिया के सामने आई थी, बल्कि कहानी का सच कुछ और था। अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो आप उस स्टोरी को जाकर क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के। उन्होंने, आलोक हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है बहुत निंदनीय घटना। अरुण दवे, उन्होंने आई एम वाचिंग फ्रॉम टोरंटो कनाडा, इन्होंने लिखा है कनाडा के हालात आजकल अच्छे नहीं हैं, अप्रिशिएट योर शॉर्ट एंड द पॉइंट ऑफ नरेशन, इन्होंने लिखा है। एनीवे थैंक यू वेरी मच। शर्ट लिखना चाह रहे होंगे शायद। एनीवे तो जो भी, मतलब आपने कुल मिलाकर कॉम्प्लीमेंट किया, मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मीकांत है, उन्होंने लिखा है वाह रे कलयुग। गुरप्रीत सिंह, इन्होंने जय हिंद कहा है, मेरी ओर से भी जय हिंद आप स्वीकार कीजिए। और भाई साहब, आप मेरे भाई के चैनल के बारे में बताओ ना अपने दर्शकों को प्लीज़, शॉकिंग न्यूज़ हिंदी। तो एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है, आप लोगों ने वो कमेंट जो उन्होंने किया है वो आपने सुन ही लिया, मैंने पढ़ लिया। तो इसके अलावा एक हमारे दर्शक हैं, इका सिड लिखा हुआ है, इन्होंने भी वही बात कहा है, तो कही है वही बात। तो अलग अलग जिसे कहते हैं कि नाम से और आईडी से वो कमेंट करते हैं और कर रहे हैं। मूवी एक्सप्लेनर, ये भी आईडी उन्हीं की है, उन्होंने भी वही कमेंट किया है। तो खैर बहुत सारे लोगों ने वो कमेंट किया कुल मिलाकर। और जमशेद अंसारी ने कमेंट किया है, ये कतर से हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं। सुप्रतिम भाई, आपकी निम्रता का कायल हूँ, आई लव यू। पुष्पिंदर सिंह ये लिख रहे हैं पंजाबी में। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच पुष्पिंदर जी, बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, नमस्कार। सुप्रतिम रेखा भट्ट जी लिख रही हैं, स्वागत आपका। विजेंद्र सिंह जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। संगीता भारती ने भी कमेंट किया है। विवेकानंद पोद्दार ने भी कमेंट किया है। अंसारी हुज़ैफ़ा लिखते हैं कि मैं
उनका कमेंट जो है जानबूझकर इग्नोर करता हूँ, ऐसी क्या बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी का भी कमेंट जानबूझकर इग्नोर नहीं करता। और कमेंट तो हर कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ, सारे कमेंट यहाँ पर नहीं पढ़ सकता। तो खैर, आज कहानी भी थोड़ी लंबी हो गई थी, तो इसलिए आज और कमेंट्स और नाम नहीं पढ़ पाऊँगा। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ई के साथ। जय हिंद, जय भारत।